ऑलराइट, लेट्स जंप राइट इन। आज हम एक ऐसी मैसिव फाइनेंशियल हेडलाइन को डिकोड करने वाले हैं जिसकी चर्चा लिटरली वॉल स्ट्रीट से लेकर दलाल स्ट्रीट तक हो रही है। हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस जॉ ड्रॉपिंग फंड ट्रांसफर की जो उन्होंने 2025-26 अकाउंटिंग ईयर के लिए इंडियन गवर्नमेंट को दिया है। लेट मी टेल यू, ये कोई रेगुलर एनुअल पे आउट नहीं है, ये एक हिस्टोरिक वेल्थ मूवमेंट है जो पूरी नेशन की इकोनॉमिक मशीनरी को इम्पैक्ट करता है। तो चलिए आज फाइनेंशियल डिटेक्टिव्स बनकर इस 2.87 लाख करोड़ की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। So 2.87 lakh crore. I mean, just let that number sink in for a second. ये नंबर सच में स्टैगरिंग है। थोड़े कॉन्टेक्स्ट के लिए ब्लूमबर्ग की अर्लियर रिपोर्ट्स ने एक्चुअली अराउंड 3 लाख करोड़ के पे आउट का एस्टिमेट लगाया था। तो भले ही फाइनल फिगर थोड़ा कम है, मेक नो मिस्टेक, ये गवर्नमेंट के लिए एक एब्सोल्युटली क्रूशियल लाइफलाइन है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अभी इंटेंस हेडविंड्स फेस कर रही है, स्पेशली विद द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। ये कैश इंजेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को वो मच नीडेड ब्रीदिंग रूम देता है जिससे देश का इकोनॉमिक इंजन स्मूथली चलता रहे। और ये कोई आइसोलेटेड विंडफॉल नहीं है। अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल आरबीआई ने 2.7 लाख रुपीस करोड़ का एक हेल्दी ट्रांसफर किया था, लेकिन इस साल उन्होंने इससे और पुश करके 2.87 लाख करोड़ कर दिया है। सरप्लस ट्रांसफर्स में ये जो कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड है ना, ये गवर्नमेंट के बजट के लिए एक मैसिव ग्रीन फ्लैग है। बट इससे एक बहुत ही पजलिंग सवाल उठता है। सोचिए जरा, आखिर आरबीआई पैसे बनाता कैसे है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपनी ग्रॉस इनकम में 26.42% का एक मैसिव इंक्रीज रिपोर्ट किया। लेकिन वेट अ सेकंड, उनके पास तो हमारे जैसे रेगुलर रिटेल कस्टमर्स होते ही नहीं है। आप और मैं वहां जाके बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते या लोन नहीं ले सकते, राइट? तो बिना रिटेल कस्टमर्स वाला एक इंस्टीट्यूशन इतनी कोलोसल वेल्थ जनरेट कैसे कर रहा है? Let's dig into Section 1, the revenue streams, uncovering the central bank's business model. सो हाउ डू दे डू इट? आरबीआई की इनकम के बेसिकली 4 मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट, फॉरेन एसेट्स। आरबीआई फॉरेन गवर्नमेंट्स के ट्रेजरी बॉन्ड्स होल्ड करता है और उन डिपॉजिट्स पर मस्ट इंटरेस्ट कमाता है। सेकंड, ओपन मार्केट एंड रेपो ऑपरेशंस। जब वो इंडिया के कमर्शियल बैंक्स को रेपो रेट्स पर पैसा लेंड करते हैं तो वहां से इंटरेस्ट अर्न होता है। थर्ड, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई खुद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके डोमेस्टिक डेट पर इंटरेस्ट कमाता है। एंड फाइनली द फोर्थ पिलर, वो बैंकर टू द गवर्नमेंट की तरह एक्ट करते हैं जिसके लिए उन्हें मोटा कमीशन मिलता है। लेकिन एक और रेवेन्यू स्ट्रीम है, एंड ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट बहुत ही फैसिनेटिंग है। इसे कहते हैं सीनियरेज। आई नो, सुनने में ये किसी पीएचडी इकोनॉमिस्ट का कॉम्प्लेक्स बैंकिंग टर्म लगता है, राइट? लेकिन इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। सीनियरेज बेसिकली करेंसी इशू करने से होने वाला प्रॉफिट है। करेंसी को बनाने की जो फिजिकल कॉस्ट है और उसके ऊपर प्रिंट हुई जो इकोनॉमिक वैल्यू है, उसके बीच का जो गैप होता है, बस वही सीनियरेज है। चलिए इसको विजुअली समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक स्टैंडर्ड 200 रुपीज का नोट। इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट यानी इंक, स्पेशल पेपर, सिक्योरिटी थ्रेड्स, द होल शबैंग, मान लीजिए इन सबकी कॉस्ट आरबीआई को लगभग 10 रुपए आती है। लेकिन उस छोटे से पीस ऑफ पेपर की फेस वैल्यू 200 रुपीज है। जब वो नोट इकोनॉमी में एंटर करता है तो उसकी परचेजिंग पावर 200 रुपीज की होती है। ये जो मैसिव मार्जिन है ना, 10 रुपए की कॉस्ट और 200 रुपीज की वैल्यू के बीच का गैप, वही सीनियरेज है। और जरा सोचिए, जब आप 1 बिलियन लोगों के लिए करेंसी प्रिंट कर रहे हो तो ये मार्जिन मल्टीप्लाई होकर लिटरली मैसिव हो जाता है। तो जब आप इन सभी स्ट्रीम्स को, फॉरेन एसेट्स, रीपो ऑपरेशंस, डोमेस्टिक सिक्योरिटीज और सीनियरेज को ऐड करते हैं तो आपके पास ये अनबिलीवेबल फिगर आती है, 3,95,972 crores. That's enough to blow your mind. ये आरबीआई की इस साल की नेट इनकम थी, एंड दैट इज एक्सक्लूडिंग रिस्क प्रोविजनिंग, ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, पिछले साल ये फिगर अराउंड 3.13 लाख करोड़ थी। मतलब इस साल आरबीआई ने अपनी ही पिछले साल की परफॉर्मेंस को कंप्लीटली क्रश कर दिया है। अब नियरली 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट देखकर आप नेचुरली सोच सकते हैं कि वाओ, गवर्नमेंट को ये सारा पैसा मिल जाता होगा। विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, क्या आरबीआई अपना सारा प्रॉफिट डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देता है? द शॉर्ट आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। आरबीआई सिंपली अपनी पॉकेट्स एम्प्टी करके हर 1 रुपया हैंडओवर नहीं कर सकता। देश के फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन होने के नाते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। Which brings us to Section 2, the safety net, understanding the contingent risk buffer. यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है, द कंटिंजेंट रिस्क बफर, और सीआरबी फॉर शॉर्ट। सीआरबी को आप एक इमरजेंसी वॉर चेस्ट की तरह सोचिए। ये एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल रिजर्व है जिसे आरबीआई इंटेंशनली लॉक करके रखता है। क्यों? ताकि इंडियन इकोनॉमी को अनफोर्सीन शॉक से प्रोटेक्ट किया जा सके, जैसे सडन इंटरेस्ट रेट स्पाइक्स, मैसिव मार्केट क्रैशेस या करेंसी फ्लक्चुएशंस। अपना सरप्लस गवर्नमेंट को देने से पहले आरबीआई को ये फाइनेंशियल शील्ड बनानी ही पड़ती है, ताकि अगर कल कोई ग्लोबल फाइनेंशियल स्टॉर्म आए तो इंडिया फर्मली उसको फेस कर सके। और वो ये बफर ऐसी हवा में गैस नहीं करते, इसका एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला है। रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंडर आरबीआई को लीगली अपनी टोटल बैलेंस शीट कैपिटल का 4.5% से 7.5% इस बफर में मेंटेन करना ही होता है। वो केयरफुली अपना टोटल रिस्क एक्सपोजर कैलकुलेट करते हैं और फिर उन्हें अपने प्रॉफिट का एक मैसिव चंक इस सेफ्टी बफर में लॉक करना पड़ता है। ये लिटरली एक नॉन नेगोशिएबल सेफ्टी पैरामीटर है। और दोस्तों, हमारी मिस्ट्री का असली प्लॉट ट्विस्ट एक्चुअली यहीं पर है। पिछले साल आरबीआई ने इस कंटिंजेंट रिस्क बफर में रफली 44,800 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए थे, लेकिन इस साल उन्होंने एक अस्टॉनिशिंग 1,09,379 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए। लेट दैट सिंक इन।
उन्होंने अपनी इमरजेंसी सेविंग्स को मोर देन डबल कर दिया है। रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाने के बावजूद सारा एक्स्ट्रा कैश गवर्नमेंट को देने की बजाय उन्होंने अपने रिस्क रिजर्व्स को हेवीली फोर्टिफाई करना जरूरी समझा। ये डायरेक्टली दिखाता है कि वो आने वाले टाइम की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के लिए हेवीली प्रिपेयर कर रहे हैं। Okay, moving to Section 3, the legal framework, the rules behind the mega transfer. ये पूरा सिस्टम शुरू होता है आरबीआई एक्ट के सेक्शन 47 से। ये मैंडेट करता है कि बैड डेब्ट्स और नेसेसरी रिजर्व्स क्लियर करने के बाद जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। लेकिन इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला ना हमेशा से डिबेटेड था। ये सब 2018 में चेंज हुआ जब बिमल जलान एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। उन्होंने इस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज किया और सीआरबी और सरप्लस ट्रांसफर्स के स्ट्रिक्ट रूल्स सेट किए। और आज उन्हीं 2018 रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करके ये FY 2025-26 का 2.87 लाख करोड़ का पे आउट कैलकुलेट किया गया है। इशू परफेक्टली क्लियर करने के लिए लेट्स मैप आउट द जर्नी ऑफ अ सिंगल रूपी इनसाइड द आरबीआई। स्टेप 1, आरबीआई अपनी ग्रोस इनकम अर्न करता है। स्टेप 2, वो अपनी इंटरनल ऑपरेटिंग कॉस्ट्स और बैड डेट्स डिडक्ट करते हैं। स्टेप 3, विच इज द मोस्ट क्रूशियल, वो नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना मैसिव कंटिंजेंट रिस्क बफर सिक्योर करते हैं। एंड फाइनली स्टेप 4, स्टेप 3 के बाद बचा हुआ हर एक सिंगल रूपी सरप्लस डिक्लेयर होता है और डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर हो जाता है। द होल लॉजिक इज जस्ट परफेक्टली बैलेंस्ड। जैसा कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स फ्रीक्वेंटली नोट करते हैं, द रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, और ये फ्लेक्सिबिलिटी ही यहाँ पर की है। ये फ्रेमवर्क आरबीआई को एक डायनामिक बैलेंसिंग स्केल की तरह एक्ट करने देता है। एक तरफ वो गवर्नमेंट को मैसिव डिविडेंड दे सकते हैं ताकि रोड्स, हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो सके, और दूसरी तरफ उनके पास पूरी फ्रीडम है अपने रिस्क बफर को रेडिकली इंक्रीज करने की, बिल्कुल जैसा उन्होंने इस साल किया, ताकि देश का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट एब्सोल्युटली अनब्रेकेबल रहे। जो हमें इस फाइनल और काफी प्रोफाउंड क्वेश्चन पर छोड़ जाता है। आरबीआई ने अपना रिस्क बफर लिटरली डबल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट को एक रिकॉर्ड ट्रांसफर दिया। सो क्या ये मेगा ट्रांसफर इंडियन इकोनॉमी की प्योर अनशेकेबल सरप्लस स्ट्रेंथ का साइन है, या फिर 1 लाख करोड़ से ज्यादा इमरजेंसी फंड्स में लॉक करके सेंट्रल बैंक नेचुरली आने वाले टर्बुलेंट ग्लोबल टाइम्स के लिए एक मैसिव स्ट्रेटेजिक शील्ड बना रहा है? ये पावर, प्रॉफिट और प्रोटेक्शन का एक इनक्रेडिबली फैसिनेटिंग बैलेंस है जिसे हम आगे भी क्लोजली वॉच करते रहेंगे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस एक्सप्लेनर। कीप क्वेश्चनिंग द नंबर्स एंड स्टे क्यूरियस।